दोस्तों, पेप्सी ने 1996 में कुछ ऐसा किया जिसने पूरी तरह से बिजनेस वर्ल्ड को बदल कर रख दिया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर कोई आदमी पेप्सी खरीद कर पेप्सी कॉइन्स कलेक्ट करता है तो उन्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और आखिरी रिवॉर्ड था 70 लाख पेप्सी कॉइन्स पर एक मिलिट्री ग्रेड हैरियर जेट। पेप्सी को लगा था कि कोई भी इंसान इतने पॉइंट्स कभी कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, लेकिन एक आदमी ने कर दिखाया। और अब पेप्सी के सामने समस्या थी कि आखिर अब क्या करे। क्या उन्हें जेट देना चाहिए? क्या पेप्सी जैसी प्राइवेट कंपनी एक मिलिट्री जेट खरीद भी सकती है? और क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है 1996 से, जब जॉन लियोनार्ड नाम के 19 साल के यंग अमेरिकन ने टीवी पर पेप्सी की एक ऐड देखी। इस ऐड में पेप्सी ने कॉइन्स कलेक्ट करने पर अलग अलग रिवॉर्ड देने की बात की थी। 60 कॉइन्स पर हैट, 400 कॉइन्स पर डेनिम जैकेट, 70 लाख कॉइन्स पर एक हैरियर जेट। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इस ऐड के नीचे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि एक मजाक है या कि फिर वो जेट नहीं दे सकते हैं, इसीलिए एक लीगल ऑफर था। हैरियर जेट की टोटल कॉस्ट उस वक्त $2.3 करोड़ थी। इस ऑफर में काफी फायदा था, पर जॉन ने धीरे धीरे रियलाइज करना भी शुरू कर दिया कि इस ऑफर में एक परेशानी है। अगर उसे 70 लाख कॉइन्स तक पहुंचना है तो उसे अगले 100 सालों तक रोज 190 पेप्सी कैंस खरीदने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल था। अब यहाँ पर जॉन्स अपने दोस्त टॉड हॉफमैन के पास जाता है, और उससे उम्र में वो काफी बड़ा था और एक मिलियनियर था। जॉन और टॉड मिलकर ये ऐड देखते, और क्योंकि टॉड और जॉन के बीच में काफी अच्छा रिश्ता था, इसीलिए टॉड इस ऑफर को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और जॉन से कहता है कि वो एक फॉर्मल बिजनेस प्लान बनाए कि इस पूरी डील में उन्हें कितना पैसा खर्च करना होगा। कुछ दिनों बाद जॉन एक प्लान लेकर आता है। इस प्लान के मुताबिक हर 12 पैक में 5 कॉइन्स थे, यानी उन्हें 14 लाख पैक्स की जरूरत थी, यानी उन्हें 1.6 करोड़ कैंस खरीदने पड़े। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वो इन कैंस को यूं ही नहीं फेंक सकते थे, इसीलिए उन्हें स्टोर करने के लिए 6 लाख क्यूबिक फीट के स्टोरेज स्पेस की भी जरूरत थी, जिसके लिए उन्हें कई वेयर हाउसेस को रेंट लेना पड़ता है। इसके बाद उन्हें कई सारे वर्कर्स की भी जरूरत थी जो इन कैंस को खरीद सके। इसके बाद ट्रक की मदद से वेयर हाउस तक ला सके, फिर उसमें से पॉइंट्स काट सके। जॉन के बिजनेस प्लान के मुताबिक उन्हें 45 लोगों की जरूरत थी, और ये काम वो 3 महीने में करने की सोच रहे थे, जिसका मतलब था कि उनकी टोटल कॉस्ट $43 लाख होने वाली थी। अब देखा जाए तो $2.3 करोड़ के जेट के लिए ये भी ठीक है, लेकिन अब कई सारे सवाल थे, जैसे कि क्या कंपनी या फिर एक इंसान मिलिट्री ग्रेड फाइटर जेट खरीद सकता है? क्या ये ऑफर तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो इस काम को पूरा करेंगे? क्या कोई और इंसान तो इस काम में पहले से नहीं लगा हुआ? इस बीच जॉन ने पेंटागन में किसी को फोन किया और पूछा कि क्या कोई आदमी प्राइवेटली एक हैरियर जेट खरीद सकता है। पेंटागन का जवाब था कि अगर उसने हथियार या मिसाइल नहीं लगाई हुई हो या किसी तरह के रेडियो जैमर्स ना हो तो ये हो सकता है। इसीलिए उन्हें इतना तो पता चल ही गया था कि मुमकिन है, लेकिन टॉड के लिए इस आइडिया में $45 लाख इन्वेस्ट करना मुश्किल था, इसलिए इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। जॉन ने अभी भी हार नहीं मानी। जॉन अभी भी हैरियर जेट के बारे में सोच रहा था, और किस्मत ने उसका भी साथ दिया। उसे पता चला कि पेप्सी कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए उसे पेप्सी खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो 10 सेंट में एक पेप्सी कॉइन खरीद सकता है। इस एक रिवेलेशन के कारण अब 70 लाख पेप्सी कॉइन्स की कॉस्ट 43 लाख से गिरकर $7 लाख हो गई थी, और इसके लिए टॉड राजी हो गया। फिर टॉड ने जॉन को एक $7 लाख का चेक दिया, जिसे उन्होंने पेप्सी को भेज दिया। सबसे पहले तो ऑफिस में जब ये चेक आया तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, पर अब चेक तो आ चुका था और उन्हें उस पर रिएक्ट भी करना था। कुछ हफ्तों बाद जॉन को एक लेटर आया जिसमें पेप्सी ने लिखा था कि वो ऐड बस एक मजाक थी और असल में ऐसा कोई ऑफर नहीं है। उन्होंने जॉन को बताया कि उन्होंने चेक को कैश ना करने का फैसला किया है और बदले में जॉन को 2 पेप्सी के कूपन्स भेज रहे हैं। इस एक लेटर पर जॉन काफी नाराज हो गया और उसने उनसे डिमांड की कि ऑफर पूरी तरह से वैलिड है और उन्होंने जो कमिट किया था अब पेप्सी को पूरा करना ही पड़ेगा वो। इसके बाद टॉड और जॉन ने एक लॉयर को हायर किया और पेप्सी ने आखिरकार उन्हें एक फॉर्मल नेगोशिएशन के लिए बुलाया। पेप्सी के लॉयर्स ने उन्हें $10 लाख ऑफर किए ताकि वो अपना क्लेम छोड़ दें, लेकिन जॉन ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अब ये मामला कोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। इस कोर्ट में एक जरूरी कड़ी थी माइकल एवेनाटी नाम के एक लॉयर की, जो उस वक्त 26 साल का था, लेकिन ऑलरेडी अपना काफी नाम बना चुका था। टॉड, जॉन और माइकल अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी से टक्कर लेने को पूरी तरह तैयार थे। पेप्सी बार बार इसी बात पे अड़ी हुई थी कि ऑफर एक मजाक था, ना कि रियल ऑफर। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने इसे असली समझा, तो ये उनकी गलती नहीं है।
इस केस में एक मेन कड़ी यही थी कि पेप्सी ने अपनी एड में कहीं भी ये नहीं कहा था कि ऑफर असली नहीं है। इसके बाद पेप्सी ने इस एड को 2 बार बदला। पहली बार उन्होंने इसमें कॉइन्स को 70 लाख से बढ़ाकर 70 करोड़ कर दिया और दूसरी बार 70 करोड़ करने के बाद उन्होंने ब्रैकेट में जस्ट किडिंग भी ऐड कर दिया। अब सवाल ये था कि क्या ये चैट जॉन को मिलना चाहिए। माइकल ने कुछ रिसर्च स्टार्ट की और उन्होंने देखा कि पेप्सी ने सेम एड कनाडा में भी चलाई थी, लेकिन कनाडा में उन्होंने पहले दिन से ही ये मेंशन किया हुआ था कि ये बस एक मजाक है, जबकि अमेरिका में उन्होंने ऐसा नहीं किया था, जिससे साफ पता चलता है कि पेप्सी चाहती थी कि अमेरिकन ये विश्वास करें कि वो सचमुच अगर 70 लाख कॉइन्स इकट्ठे कर ले तो वो हैरियर जेट जीत सकते हैं। इसके बाद माइकल ने पेप्सी की पुरानी हिस्ट्री निकालनी शुरू की, जिसमें साफ दिखता था कि पेप्सी का पुराना रिकॉर्ड है वादे करके मुकर जाना। इस रिसर्च में 1991 में फिलीपींस में हुआ किस्सा भी एक सामने आया, जब पेप्सी ने एक कैंपेन चलाई थी कि वो हर बॉटल के नीचे एक नंबर लिखेंगे और नंबर ग्रैंड प्राइज होगा, जिसकी कीमत थी $10 लाख। इस एक ऑफर ने पेप्सी की मंथली सेल में 40% तक का इजाफा कर दिया था। उनका मार्केट शेयर 19.4% से 24.9% हो गया। इस कैंपेन की सक्सेस के कारण इसे और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। 25 मई 1992 के दिन ये अनाउंस किया गया कि इस दिन के ग्रैंड प्राइस का नंबर है 349। लेकिन परेशानी ये थी कि इस कॉन्टेस्ट को एक्सटेंड करने से पहले ही पेप्सी ने 8 लाख बॉटल कैप्स में नंबर 349 प्रिंट कर दिया था और अचानक से कई सारे लोग इस प्राइस को क्लेम करने लगे, जिसकी टोटल कॉस्ट 32,000 करोड़ डॉलर्स तक आ गई थी। पेप्सी ने इस ऑफर को मानने से मना कर दिया। पूरे फिलीपींस में इसको लेकर दंगे शुरू हो गए। पेप्सी के एक ट्रक पर हमला भी हुआ और उसे आग लगा दी गई। बाद में खबर आई कि आग पेप्सी ने खुद लगवाई थी ताकि वो पब्लिक के बीच में सिंपैथी पा सके। खैर, माइकल के पास काफी सबूत थे, लेकिन पेप्सी के पास पैसा था, इसीलिए उन्होंने इस केस को न्यूयॉर्क में मूव करवा लिया, जहां उनका हेडक्वार्टर था और यहाँ पर वो कई लोगों को जानते थे। इस केस में सुनने वाली जज थी किम्बा वुड। किम्बा वुड पहले कॉर्पोरेट लॉयर रह चुकी थी। साथ ही किम्बा वुड वो औरत थी जिसे 1993 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन यूएस का अटॉर्नी जनरल बनाने वाले थे, लेकिन फिर सामने आया कि उन्होंने इल्लीगल इमिग्रेंट को अपने यहाँ नौकरी पर रखा हुआ था और वो उन्हें पैसा भी कम पे कर रही थी, जिस वजह से एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया और उनका अटॉर्नी जनरल बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। किम्बा वुड ने इस केस को सुना और जॉन लियोनार्ड की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया और फैसला पेप्सी के हक में सुनाया। लेकिन ये केस आज भी लॉ की बुक्स में पढ़ाया जाता है और ये भी माना जाता है कि उस वक्त जज कोई और होता तो शायद इस केस का फैसला भी अलग होता। इस पूरे केस के ऊपर नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है पेप्सी वेयर इज माई जेट। क्या आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।